क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान आपको मुस्कुराते हुए देखता है और आप बिना कारण ही उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं? या फिर कोई दोस्त आपको धीरे धीरे ऐसे इन्फ्लुएंस करता है कि आप वही करने लगते हैं जो वो चाहता है और आपको एहसास तक नहीं होता? यह है डार्क साइकोलॉजी की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान दूसरों के दिमाग और दिल पर नियंत्रण पाना सीखता है, और यह सब इतनी चुपचाप होता है कि शिकार को पता भी नहीं चलता। इस किताब द कंप्लीट गाइड टू डार्क साइकोलॉजी को लिखा है डोमिनिक मैन ने। इसमें वो रहस्य खोले गए हैं जो आपको समझाएंगे कि कैसे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं और कभी कभी बिना बोले ही आपके विचारों पर कब्जा कर लेते हैं। ये किताब सिर्फ आपको दूसरों की चालाकियों से बचाना नहीं सिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि इंसानी दिमाग कितना शक्तिशाली हथियार है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस और माइंड कंट्रोल जैसी टेक्निक्स कैसे काम करती हैं और आप खुद इनसे कैसे बच सकते हैं या इन्हें पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आपको ऐसी किताबों की आवाज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर बार जब हम कोई नई किताब की गहराई में जाएं तो सबसे पहले आप तक उसकी आवाज पहुंचे। अब शुरू करते हैं इस जर्नी का पहला पड़ाव, लेसन। जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल उठता है, आखिर कोई इंसान दूसरे इंसान को इतनी आसानी से कैसे प्रभावित कर लेता है? कभी आपने नोटिस किया है कि कोई सेल्समैन कुछ मिनटों की बातचीत में ही आपको ऐसा कन्विंस कर देता है कि आप वही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिसे लेने का आपका इरादा भी नहीं था? या फिर किसी भीड़ में कोई लीडर सिर्फ कुछ शब्दों से लोगों की सोच बदल देता है? डोमिनिक मैन कहते हैं, इन्फ्लुएंस वो सटल ताकत है जो आपके डिसीजन मेकिंग को बिना आपके नोटिस किए मोड़ देती है। और सच मानिए, ये इन्फ्लुएंस हमेशा बुरी नियत से नहीं होता। कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर दे। लेकिन डार्क साइकोलॉजी में यही इन्फ्लुएंस एक हथियार बन जाता है। इन्फ्लुएंस का असली खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड से शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी कई चॉइसेस उन छोटे छोटे क्यूज से प्रभावित होती हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व भी नहीं करते। उदाहरण के लिए, किसी इंसान का बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन ऑफ वॉइस, उसकी आंखों का कांटेक्ट, उसके शब्दों की रिदमिक चॉइस, ये सब मिलकर हमारी सोच को गाइड करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई आपको बार बार आपका नाम लेकर बात करता है तो आपको उसकी बातें ज्यादा ऑथेंटिक लगती हैं। जैसे अगर कोई कहे, राहुल तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, और बार बार राहुल बोलता रहे, तो सबकॉन्शियसली राहुल को लगेगा कि ये व्यक्ति उसे समझ रहा है, उसे वैल्यू दे रहा है। यही माइक्रो टेक्निक्स इन्फ्लुएंस का असली खेल है। डोमिनिक मैन बताते हैं कि इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है अथॉरिटी और लाइकेबिलिटी। यानी अगर सामने वाला आपको एक्सपर्ट लगे या फिर वो आपको जेन्युइनली पसंद आने लगे तो आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर रिकमेंड करता है कि आज हमारा स्पेशल डिश ये है, आपको जरूर पसंद आएगा। अब आप खुद सोचिए, आपके मन में तुरंत क्यूरियोसिटी क्यों जागती है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वेटर उस एनवायरनमेंट का अथॉरिटी फिगर है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी में ये अथॉरिटी और लाइकेबिलिटी का खेल बहुत डेंजरस रूप ले सकता है। पॉलिटिकल लीडर्स, मार्केटर्स या मैनिपुलेटिव लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग बिना सवाल किए उनके पीछे चलें। और यही वो जगह है जहां इन्फ्लुएंस आपको कंट्रोल करने लगता है। अब सवाल है, आप कैसे बचें? डोमिनिक मैन कहते हैं, जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे कि आपके डिसीजंस पर कौन से सटल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उतना ही आप सेफ रहेंगे। यानी अवेयरनेस ही आपकी पहली डिफेंस है।
इन्फ्लुएंस की कोर स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए ऑथर बताते हैं कि इसमें कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स काम करते हैं। People are more likely to say yes if you give them a reason, no matter how small. Repetition subconsciously convinces the brain that a statement is true. Mirroring body language builds instant trust and connection. अब सोचिए, आप किसी मीटिंग में हैं और सामने वाला इंसान आपकी मूवमेंट्स को हल्का हल्का मिरर कर रहा है। आप हाथ मोड़ते हैं तो वो भी मोड़ लेता है। आप हल्की मुस्कान देते हैं तो वो भी वही करता है। आपका सबकॉन्शियस तुरंत फील करता है कि ये इंसान आपसे कनेक्टेड है और आप उसकी बातों को ज्यादा वेट देने लगते हैं। यही है इन्फ्लुएंस का जाल। लेकिन इन्फ्लुएंस सिर्फ जेस्चर्स या वर्ड्स से नहीं होता। कभी कभी ये एनवायरनमेंट से भी आता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी शोरूम में जाते हैं और बैकग्राउंड में सॉफ्ट क्लासिकल म्यूजिक बज रहा है। क्या आपने नोटिस किया है कि ऐसे एनवायरनमेंट में लोग ज्यादा काल्मली और स्लोली खरीदारी करते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं? यह कोई कोइंसिडेंस नहीं, यह इन्फ्लुएंस की पावर है। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है। इन्फ्लुएंस कभी भी डायरेक्ट अटैक जैसा महसूस नहीं होता। यह हमेशा सटल, स्मूथ और ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। जब तक आप समझ पाते हैं कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तब तक आप पहले ही डिसीजन ले चुके होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अवेयरनेस के साथ साथ आपको यह समझना होगा कि आपके अंदर भी इन्फ्लुएंस की शक्ति है। इसे नेगेटिव तरीके से मत इस्तेमाल कीजिए, बल्कि इसे पॉजिटिविटी के लिए यूज कीजिए। जैसे किसी को मोटिवेट करना, किसी को उसकी जिंदगी की बेहतर राह दिखाना या किसी की मदद करना। इन्फ्लुएंस एक न्यूट्रल टूल है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये इंसान की सोच तय करती है। चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। हमने देखा कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है। ऑथोरिटी, लाइकेबिलिटी, रेपिटेशन, मिररिंग और एनवायरनमेंट के सटल क्यूज हमारी डिसीजंस को शेप करते हैं। डार्क साइकोलॉजी इसे एक हथियार की तरह यूज करती है, लेकिन अवेयरनेस हमें इससे बचाती है। और याद रखिए, इन्फ्लुएंस बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है ये तय करता है कि वो आपकी जिंदगी में रोशनी लाएगा या अंधेरा। तो अब अगले लेसन की तरफ चलते हैं, जहां हम बात करेंगे मैनिपुलेशन की। और ये वो चैप्टर है जहां आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग इन्फ्लुएंस को एक स्टेप आगे बढ़ाकर आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। लेसन 2, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में फर्क बहुत सटल है, लेकिन यह फर्क इंसान की आजादी और उसके दिमाग की गुलामी के बीच की लाइन तय करता है। इन्फ्लुएंस अक्सर आपके डिसीजंस को जेंटली गाइड करता है, लेकिन मैनिपुलेशन में कोई इंसान जानबूझकर आपकी कमजोरियों, आपकी इच्छाओं और आपके डर को टारगेट करता है ताकि आप वही करो जो वो चाहता है। डोमिनिक मैन कहते हैं, मैनिपुलेशन एक ऐसा खेल है जहां मैनिपुलेटर हमेशा कंट्रोल में रहता है और मैनिपुलेटेड को लगता है कि उसने अपनी मर्जी से फैसला लिया है। यही इसकी सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि शिकार को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक नुकसान हो नहीं जाता। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति महसूस की है जहां कोई दोस्त या कलीग आपको गिल्ट फील करवाकर वो काम करवा लेता है जो आप करना ही नहीं चाहते थे? जैसे, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहा हूँ। इस एक लाइन में गिल्ट, ऑब्लिगेशन और इमोशनल ट्रैप सब कुछ छिपा है। यही है मैनिपुलेशन की ताकत। मैनिपुलेटर्स अलग अलग साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑथर बताते हैं कि इनमें से सबसे कॉमन है गैस लाइटिंग। इसका मतलब है कि मैनिपुलेटर आपको आपकी ही रियलिटी पर शक करवाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी इंसान को झूठ बोलते हुए पकड़ा, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंटली डिनायल करेगा कि आप खुद सोचने लगोगे, शायद मैंने गलत सुना था, शायद मैं ही गलत हूँ। धीरे धीरे आपकी परसेप्शन ही टूट जाती है और आप मैनिपुलेटर की बनाई हुई रियलिटी में जीने लगते हैं। मैनिपुलेशन का दूसरा पावरफुल हथियार है फियर। डर इंसान के बिहेवियर को सबसे तेजी से बदलता है। कोई मैनिपुलेटर सटली आपको डर दिखाता है, चाहे वो किसी अपॉर्चुनिटी को खो देने का डर हो, सोशल रिजेक्शन का डर हो या फिर किसी पनिशमेंट का डर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मार्केटर्स ये लाइन इस्तेमाल करते हैं, अभी ऑर्डर कीजिए वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। यह सीधा आपके फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो पर खेलता है। लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा नेगेटिव टोन में ही नहीं आता। कभी-कभी यह फ्लैटरी के रूप में भी होता है। कोई आपको बार-बार ओवरप्रेज करता है, आपकी हर छोटी बात को बड़ा बनाता है और आप धीरे-धीरे उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं।
और फिर एक वक्त आता है जब वो आपसे कोई काम करवाता है और आप सोचते भी नहीं, बस कर देते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को लगता है कि ये इंसान मेरा भला चाहता है। अब आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। डोमिनिक मैन बताते हैं कि मैनिपुलेटर्स अक्सर 3 मुख्य स्ट्रेटजी से ऑपरेट करते हैं: एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस, गिल्ट, फियर और लव को हथियार की तरह यूज करना, क्रिएटिंग डिपेंडेंसी, सामने वाले को ये फील कराना कि वो बिना मैनिपुलेटर के अधूरा है, शिफ्टिंग ब्लेम, हमेशा दोष आपके सिर पर डालना ताकि आप ही खुद को गलत समझें। इमेजिन कीजिए, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में पार्टनर बार-बार कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये काम मेरे लिए करोगे। यहाँ प्यार को ही हथियार बना दिया गया। धीरे-धीरे विक्टिम को लगता है कि अगर वो मना करेगा तो इसका मतलब है कि वो प्यार में कमी कर रहा है, और यही गिल्ट उसे बार-बार मैनिपुलेट होने पर मजबूर करता है। मैनिपुलेटर की एक और खासियत होती है, वो आपकी सबसे गहरी वीकनेस को पहचान लेते हैं। अगर आपको हमेशा अप्रूवल की क्रेविंग है तो वो आपको वही देंगे। अगर आपको डर है कि लोग आपको छोड़ देंगे तो वो बार-बार आपको उसी तरह से कंट्रोल करेंगे। और फिर कहते हैं मैनिपुलेटर को पहचानना हो तो देखिए वो हमेशा आपकी कमजोरियों को छू रहा है या नहीं। लेकिन क्या मैनिपुलेशन सबसे पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल। पहली और सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस कर पाते हैं कि कोई आपके गिल्ट, फियर या फ्लर्टी को यूज कर रहा है तो आप तुरंत मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है असर्टिवनेस, यानी साफ और कॉन्फिडेंट तरीके से ना कहना सीखिए। मैनिपुलेटर्स गारंटी करते हैं कि तुम उनका खेल कमजोरी दिखा सकता है। एक और पावरफुल तरीका है बाउंड्रीज सेट करना। जब आप अपने इमोशनल साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज क्लियर करते हैं तो मैनिपुलेटर के लिए बाउंड्रीज को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है।
3 स्टेजेस को पहचानना होगा। पहला स्टेज डिनायल मैनिपुलेटर, आपके क्लियर एक्सपीरियंस को डिनाई करता है। दूसरा स्टेज डिस्टॉर्शन, वो आपके वर्ड्स या एक्शंस को ट्विस्ट करके ऐसा दिखाता है जैसे गलती आपकी है। तीसरा स्टेज डिपेंडेंसी, आप बार-बार सोचते हैं कि शायद आप ही गलत हैं और मैनिपुलेटर सही है, और इस तरह आप रियलिटी वैलिडेट करने के लिए उसी पर डिपेंड होने लगते हैं। डोमिनिक मैन कहते हैं कि गैस लाइटिंग सिर्फ रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, ये वर्क कल्चर, पॉलिटिक्स और इवन मीडिया में भी होता है। सोचिए, जब कोई अथॉरिटी बार-बार कहे आपके सामने जो सच दिख रहा है वो सच नहीं है, और इवेंचुअली लोग अपने ही ऑब्जर्वेशंस पर शक करने लगते हैं। यही रीजन है कि गैस लाइटिंग को सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टेक्निक कहा जाता है। अब सवाल है, गैस लाइटिंग से कैसे बचा जाए? इसके लिए कुछ मेंटल एंकर्स जरूरी हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू कीजिए। जब मैनिपुलेटर आपके मेमोरी को चैलेंज करे तो आपके पास रिकॉर्ड होगा। अपने ट्रस्टेड सर्कल से अपनी परसेप्शन को वैलिडेट कीजिए।
सेल्समैन हर बार नए कस्टमर को यही ट्रिक रिपीट करता और इंटरेस्टिंगली कभी भी उसके पास सच में लिमिटेड पीसेस नहीं थे, लेकिन लोगों का दिमाग शॉर्टेज सुनते ही पैनिक मोड में चला जाता था। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। कमी का इल्यूजन हमारी रैशनल सोच को बाईपास कर देता है। हम रेयर चीजों को ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूएबल मान लेते हैं। स्कैर्सिटी अर्जेंसी पैदा करती है, जिससे हम इम्पल्सिव डिसीजन लेने लगते हैं। अब सोचिए, रिलेशनशिप्स में भी यही ट्रिक कैसे प्ले होती है। कई बार मैनिपुलेटर अपने पार्टनर से कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये स्टेटमेंट एक स्कैर्सिटी इल्यूजन क्रिएट करता है, मैं तुम्हें खो दूंगा। और यही डर विक्टिम को मैनिपुलेटर के कंट्रोल में ले आता है। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल से बचने का तरीका क्या है? डोमिनिक मैन 3 स्ट्रॉन्ग स्टेप्स बताते हैं। पहला, हर बार जब आपको लगे कि डिसीजन अर्जेंसी में लेना पड़ रहा है तो रुकिए, पॉज लीजिए। याद रखिए कि अर्जेंसी अक्सर आर्टिफिशियल होती है। दूसरा, स्कैर्सिटी को फैक्ट चेक कीजिए, सच में वो चीज लिमिटेड है या सिर्फ इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। तीसरा, अपने डिसीजन का कारण लिखिए। अगर रीजन सिर्फ कमी का डर है तो डिसीजन पोस्टपोन कीजिए। एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि स्कैर्सिटी सिर्फ फिजिकल गुड्स तक सीमित नहीं है। टाइम स्कैर्सिटी, अटेंशन स्कैर्सिटी और अपॉर्चुनिटी स्कैर्सिटी भी उतना ही पावरफुल वेपन है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं ये ऑफर सिर्फ 24 घंटे तक है। कई बार मैनिपुलेटर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए बस अभी टाइम है, बाद में नहीं। कई बार सोसाइटी भी कहती है अगर अभी सेटल नहीं हुए तो जिंदगी का मौका चला जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये स्कैर्सिटी ज्यादातर सोशली कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन्स हैं। तो दोस्तों, इस लेसन को समराइज करते हैं। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल मैनिपुलेशन का ऐसा हथियार है जिसमें कमी और अर्जेंसी का इल्यूजन क्रिएट करके आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया जाता है। आप रेयर चीजों को ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूबल मान लेते हैं और फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के कारण इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन इससे बचने का रास्ता है पॉज लेना, फैक्ट चेक करना और डिसीजन को रीजन बेस्ड बनाना। अब अगले लेसन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट बायस कैसे मैनिपुलेटर आपको धीरे धीरे ट्रैप करता है ताकि आप खुद ही उसके जाल से निकलना मुश्किल समझने लगें। पिछले लेसन में हमने देखा कि कैसे मेंटल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध एक ऐसा हथियार है जिससे बिना खून खराबे के भी इंसानों को हराया जा सकता है। लेकिन अब हम उतरने वाले हैं उस हिस्से में जो इस किताब के सबसे गहरे और डरावने कॉन्सेप्ट्स में से एक है, और वो है डार्क ट्राइड पर्सनालिटी। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान में सिर्फ एक बुरी आदत हो तो शायद समाज उसे संभाल ले, लेकिन अगर उसके भीतर 3 सबसे खतरनाक पर्सनालिटी ट्रेट्स एक साथ हों, यानी नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी,
तो वो इंसान किसी और के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाता है। डोमिनिक मैन बताते हैं कि डार्क ट्रायड को समझना जरूरी है क्योंकि ये ट्रेट्स सिर्फ क्रिमिनल्स या डिक्टेटर्स में ही नहीं मिलते बल्कि हमारे आसपास भी कई लोग अननोइंगली इन्हें कैरी करते हैं। और अगर आप इन्हें पहचानना नहीं सीखते तो आप इनके शिकार भी बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नार्सिसिज्म की। नार्सिसिस्टिक इंसान की दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, खुद वो। उन्हें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती, वो सिर्फ अपने ईगो और अपनी इमेज को बचाने के लिए जीते हैं। ऐसे लोग दूसरों को मैनिपुलेट करके वैलिडेशन हासिल करते हैं और अगर उन्हें रिस्पेक्ट ना मिले तो वो एग्रेशन पर उतर आते हैं। एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप आपको धीरे धीरे हॉलो कर देती है क्योंकि वो आपकी जगह सिर्फ खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं। अब आते हैं मैकियावेलियनिज्म पर। ये ट्रेट उन लोगों को डिफाइन करता है जो दूसरों को यूज करने में माहिर होते हैं। मैकियावेलियन इंसान मैनिपुलेटिव होता है, कनिंग होता है और हर चीज को एक चेस बोर्ड की तरह देखता है। उनके लिए इंसान सिर्फ पीसेस हैं जिनसे वो अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं। उनका कोई मॉरल कंपस नहीं होता, बस जीत चाहिए। तीसरा ट्रेट है साइकोपैथी। साइकोपैथ्स वो होते हैं जिनमें एम्पैथी की कमी होती है। उन्हें गिल्ट या रिमॉर्स जैसी बेसिक ह्यूमन इमोशंस नहीं होती। उनके लिए दूसरे इंसानों का दर्द कोई मायने नहीं रखता। इसी वजह से साइकोपैथ्स सबसे अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस माने जाते हैं। अब सोचिए, अगर किसी इंसान में ये तीनों ट्रेट्स एक साथ मौजूद हों, नार्सिसिज्म का ईगो, मैकियावेलियनिज्म की कनिंगनेस और साइकोपैथी का कोल्ड ब्लडेड नेचर, ऐसे इंसान दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई हेजिटेशन महसूस नहीं करेंगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। डोमिनिक मैन कहते हैं कि हर डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी ओपनली डेंजरस नहीं होती। कई लोग इन्हीं ट्रेट्स को फंक्शनल वे में यूज करके सोसाइटी में सक्सेसफुल भी होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लीडर्स, पॉलिटिशियंस, हाई लेवल नेगोशिएटर्स जो एम्पैथी को साइड में रखकर सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। यही वजह है कि आपको हर नार्सिसिस्ट, हर मैनिपुलेटिव इंसान और हर कोल्ड ब्लडेड डिसीजन मेकर से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि स्मार्ट ये है कि आप उन्हें पहचानें और उनके साथ बाउंड्रीज बनाना सीखें। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों से खुद को बचाएं कैसे? इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। अगर आप उनकी बिहेवियर पैटर्न्स को पहचानते हैं, जैसे बार बार सेल्फ प्रेज, दूसरों की इमोशंस को इग्नोर करना, हर चीज को एक पावर गेम की तरह देखना, तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति आपके लिए इमोशनली सेफ नहीं है। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज। डार्क ट्रायड पर्सनालिटीज हमेशा कंट्रोल चाहती हैं, इसलिए आपको अपनी सीमाएं साफ करनी होंगी। उनसे डील करते समय क्लियर कम्युनिकेशन रखें और अपने इमोशनल ट्रिगर्स छुपाएं। तीसरा स्टेप है खुद पर काम करना। जितना ज्यादा आप अपनी सेल्फ वर्थ को मजबूत करेंगे, उतना कम आप ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आएंगे। इस लेसन का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि डार्क ट्रायड सिर्फ साइकोलॉजी की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे एक्सट्रीम लेवल पर जीते हैं और कुछ इसे स्मार्टली इस्तेमाल करके सक्सेस पाते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि कौन सा इंसान आपके लिए खतरा है और कौन सिर्फ प्रैक्टिकल है। तो चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। डार्क ट्रायड पर्सनालिटी 3 ट्रेट्स पर आधारित है: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। ये ट्रेट्स इंसानों को मैनिपुलेटिव, ईगो ड्रिवन और कोल्ड बना देते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें पहचानना सीख जाए और बाउंड्रीज सेट कर लें, तो आप इनके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अब तक हमने मैनिपुलेशन, पर्सुएशन, ब्रेन वॉशिंग और डार्क ट्रायड जैसी ताकतों को समझा। लेकिन डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में एक और डायमेंशन है जो इंसान की समझ से परे है: कोवर्ट हिप्नोसिस। हिप्नोसिस सुनते ही बहुत लोगों के दिमाग में फिल्मी सीन्स आ जाते हैं। सामने बैठा कोई मैजिशियन घड़ी हिलाते हुए कह रहा है, तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं।
लेकिन असली दुनिया में हिप्नोसिस इतना सीधा और ऑब्वियस नहीं होता। असली हिप्नोसिस कोवर्ट यानी छुपा हुआ होता है, जहां आपको खुद पता भी नहीं चलता कि आपके दिमाग के अंदर सीड्स बो दिए गए हैं और धीरे धीरे आपकी सोच उसी हिसाब से मोल्ड हो रही है। डोमिनिक मैन कहते हैं कि कोवर्ट हिप्नोसिस किसी जादू से कम नहीं है। इमेजिन कीजिए, कोई आपके साथ कैजुअल बातचीत कर रहा है, उसकी बातें नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन वो हर सेंटेंस इस तरह डिजाइन कर रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़े। और कुछ दिनों बाद आप सोचते हैं कि ये आइडिया तो मेरा खुद का था, लेकिन सच ये है कि किसी और ने आपके दिमाग में साइलेंटली वो आइडिया इम्प्लांट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉसिबल कैसे है? असल में हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत लिमिटेड कैपेसिटी रखता है, लेकिन सबकॉन्शियस वो अनलिमिटेड स्टोरेज है जहां मेमोरीज, हैबिट्स, बिलीफ्स और इमोशंस रहते हैं। कोवर्ट हिप्नोसिस का पूरा खेल सबकॉन्शियस को बाईपास करने का है, यानी बातें इस तरह कही जाती हैं कि कॉन्शियस माइंड गार्ड नहीं कर पाता और मैसेज सीधे सबकॉन्शियस में उतर जाता है। मान लीजिए कोई आपको कहे, आप जब भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे आपको एक अजीब सा आराम और शांति महसूस होगी। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये सजेशन है। और अगर बार बार सटल तरीके से इस तरह के सजेशंस दिए जाएं, तो आपका दिमाग खुद ही उस प्रोडक्ट को पीस और कंफर्ट से जोड़ने लगेगा। यही रीजन है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में कोवर्ट हिप्नोसिस की टेक्निक्स खूब इस्तेमाल होती हैं। कोवर्ट हिप्नोसिस के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। पहला, रपोर्ट बिल्डिंग, यानी सामने वाले के साथ इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाना कि वो नेचुरली आपकी बातों को एब्जॉर्ब करे। दूसरा, एम्बेडेड कमांड्स, यानी एक नॉर्मल सेंटेंस में ऐसे हिडन इंस्ट्रक्शंस डालना जिन्हें कॉन्शियस माइंड इग्नोर कर दे, लेकिन सबकॉन्शियस रजिस्टर कर ले। जैसे कोई थेरेपिस्ट कैजुअली कहे, कभी कभी लोग खुद को रिलैक्स करने देते हैं। यहां हिडन कमांड है, रिलैक्स करने देते हैं। तीसरा, स्टोरी टेलिंग। इंसानी दिमाग को स्टोरीज बहुत आकर्षित करती हैं। जब कोई कहानी सुनाता है तो हमारा लॉजिकल ब्रेन कम एक्टिव हो जाता है और हम सजेस्टिबिलिटी की स्टेट में चले जाते हैं। इसी गैप में कोवर्ट हिप्नोटिस्ट अपने संदेश एम्बेड कर देता है। अब ये सब सुनकर आपके मन में डर पैदा होना नेचुरल है, क्योंकि अगर इस तरह आपकी सोच और डिसीजंस कंट्रोल किए जा सकते हैं तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? इसका उत्तर भी सिंपल है, अवेयरनेस। जब आप जानते हैं कि कोई आपकी बातचीत में बार बार रिपीटिशन कर रहा है या हिडन सजेशंस डाल रहा है, तो आप कॉन्शियसली अलर्ट रह सकते हैं। और जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही मुश्किल होगा किसी के लिए आपको कोवर्ट हिप्नोसिस में डालना। डोमिनिक मैन ये भी बताते हैं कि कोवर्ट हिप्नोसिस हमेशा नेगेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं होती। थेरेपी, हीलिंग और फोबिया ट्रीटमेंट में भी यही टेक्निक्स काम आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंटेंशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन सच ये है कि इंटेंशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मेथड सेम रहता है। अब सोचिए, अगर कोई लीडर, कोई इन्फ्लुएंसर या कोई मार्केटर कोवर्ट हिप्नोसिस का मास्टर है, तो वो कितनी आसानी से लाखों लोगों की सोच को मोल्ड कर सकता है। यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू है। आप समझ भी नहीं पाते कि आपका दिमाग किस रास्ते पर चला गया। चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। कोवर्ट हिप्नोसिस का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करना और हिडन सजेशंस के जरिए बिहेवियर और सोच को इन्फ्लुएंस करना। इसके टूल्स हैं रपोर्ट बिल्डिंग, एम्बेडेड कमांड्स और स्टोरी टेलिंग। और इससे बचने का एक ही तरीका है, जागरूकता और क्रिटिकल थिंकिंग। तो अब अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे मेंटल वॉरफेयर के बारे में, यानी वो टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल लड़ाई और पावर स्ट्रगल में इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। अब तक हमने मैनिपुलेशन, पर्सुएजन, ब्रेन वॉशिंग और डिसेप्शन के हर वो पहलू समझे हैं जो किसी इंसान को अंधेरे जाल में फंसा सकते हैं। लेकिन इस जर्नी का एक और हिस्सा बाकी है, और वो है मेंटल वॉरफेयर। जी हां, ये वही साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जहां दिमाग ही हथियार भी है और ढाल भी। सोचिए, अगर कोई आपको बार बार गिल्ट फील कराए, आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़े, आपके रिलेशनशिप्स को वीकन करे
और धीरे धीरे आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म कर दे, तो क्या यह किसी युद्ध से कम है? फर्क बस इतना है कि इसमें गोलियां नहीं चलती, तलवारें नहीं उठती। यहां सिर्फ दिमाग की चालें और वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। और इसी को डोमिनिक मैन ने मेंटल वॉरफेयर कहा है। सबसे पहले समझिए कि मेंटल वॉरफेयर होता क्या है। यह एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जहां सामने वाला इंसान आपके खिलाफ साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज करता है ताकि आप इमोशनली और मेंटली टूट जाएं। ये टैक्टिक्स अक्सर सटल होते हैं, जैसे सार्कास्टिक कमेंट्स, डाउट पैदा करना, कंफ्यूजन फैलाना या फिर डर का माहौल बनाना। इनका मकसद है आपको इतना कमजोर कर देना कि आप बिना लड़े हार मान लें। अब चलिए रियल लाइफ सिनेरियोज में उतरते हैं। एक ऑफिस का माहौल सोचिए। एक कर्मचारी हर बार मीटिंग में अपने सहकर्मी के आइडियाज को छोटे जोक्स में इंसल्ट करता है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, बस इतना करता है कि सामने वाले की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे गिरती जाए। बाकी लोग भी अनकॉन्शियसली सोचने लगते हैं कि शायद ये इंसान उतना केपेबल नहीं है। यही है साइकोलॉजिकल अटैक, बिना सीधे लड़ाई किए दिमाग को चोट पहुंचाना। ऐसी ही टैक्टिक्स अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में भी देखी जाती हैं। एक पार्टनर दूसरे पर हर वक्त शक करता है, उसे गिल्ट फील कराता है, उसके डिसीजंस पर डाउट डालता है। धीरे धीरे विक्टिम खुद को पावरलेस महसूस करने लगता है। ये एक तरह का इनविजिबल बैटलफील्ड है जहां हथियार होते हैं, शब्द, साइलेंस, जेस्चर्स और इमोशंस। डोमिनिक मैन बताते हैं कि मेंटल वॉरफेयर में 3 सबसे जरूरी वेपन्स हैं। फियर, डर इंसान को पैरालाइज्ड कर देता है। अगर किसी को लगातार डर में रखा जाए तो उसकी सोचने और रेजिस्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। कंफ्यूजन, जब इंसान को पता ही नहीं चले कि सच क्या है और झूठ क्या, तो वो खुद ही कंट्रोल छोड़ देता है। आइसोलेशन, जब आपको आपकी सपोर्ट सिस्टम से काट दिया जाए तब आपके पास लड़ने की ताकत ही नहीं बचती। ये तीनों हथियार मिलकर किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकल वॉर में हरा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले अवेयरनेस। अगर आपको समझ आ गया कि कोई आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहा है तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। अवेयरनेस एक ढाल की तरह काम करती है। दूसरा, बाउंड्रीज। अगर कोई इंसान बार बार आपकी एनर्जी ड्रेन करता है या डाउट क्रिएट करता है तो उसके साथ बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है, जैसे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करना, लिमिटेड कम्युनिकेशन रखना और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार रिमाइंड करना। तीसरा, रेजिलियंस डेवलप करना। मेंटल वॉरफेयर हमेशा कमजोर दिमागों पर असर करता है, इसलिए खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाइए। जर्नलिंग, मेडिटेशन, एफर्मेशंस और सपोर्टिव लोगों के साथ रहना आपको स्टेबल बनाएगा। और हां, सबसे पावरफुल हथियार है साइलेंस। कभी कभी ज्यादा रिएक्ट करना आपके खिलाफ यूज हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक साइलेंस सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी टैक्टिक्स काम कर रही हैं या नहीं। ये वही स्ट्रेटेजी है जिसे कई लीडर्स और नेगोशिएटर्स यूज करते हैं। चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। मेंटल वॉरफेयर असल में एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जहां डर, कंफ्यूजन और आइसोलेशन का इस्तेमाल करके इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ को तोड़ा जाता है। लेकिन अवेयरनेस, बाउंड्रीज, रेजिलियंस और साइलेंस, ये 4 हथियार आपको इस अदृश्य युद्ध से बचा सकते हैं। तो अब अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे पावर डायनामिक्स और डोमिनेशन की साइकोलॉजी इंसानों को एक दूसरे पर कंट्रोल करने पर मजबूर करती है, और कैसे ये डार्क स्ट्रेटजीज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति से लेकर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स तक हर जगह दिखती हैं। हमने पिछले लेसन में देखा कि कैसे एनएलपी और हिप्नोसिस जैसी टेक्निक्स इंसान की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग तक पहुंच जाती हैं। लेकिन पिक्चर यहीं पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर आप किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सामने वाला इंसान किस तरह का है। और यही काम आता है प्रोफाइलिंग और पीपल रीडिंग। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपके सामने कोई बैठा है और सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, उसकी आंखों की हरकत, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव या उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़कर आप जान लें कि वो झूठ बोल रहा है या सच,
तो ये आपको कितना पावरफुल बना देगा? डार्क साइकोलॉजी में प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल सबसे पहले इसीलिए किया जाता है, किसी भी व्यक्ति की कमजोरियों और पर्सनैलिटी को डिकोड करने के लिए। जैसे FBI और CIA के एजेंट्स क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मैनिपुलेटिव लोग इसे सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रयोग करते हैं। प्रोफाइलिंग की बेसिक टेक्निक्स में आते हैं बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करना, जैसे बंद हाथ डिफेंसिव बिहेवियर दिखाते हैं, आगे झुकना एंगेजमेंट दिखाता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, कुछ सेकंड के छोटे छोटे चेहरे के एक्सप्रेशंस जो असली भावनाएं प्रकट कर देते हैं। आई मूवमेंट्स, NLP कहती है कि इंसान की आंखों का दिशा बदलना ये बता सकता है कि वो इमेजिन कर रहा है या याद कर रहा है। स्पीच पैटर्न्स, बार बार रुकना, आवाज का कांपना या एक्स्ट्रा डिटेल्स देना अक्सर गिल्ट या झूठ की तरफ इशारा करता है। डार्क साइकोलॉजिस्ट्स इन क्यूज का इस्तेमाल सामने वाले की इंटेंशंस और फियर्स समझने के लिए करते हैं, और जैसे ही उन्हें यह पता चलता है वो उसी जानकारी को वेपन बना देते हैं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस नेगोशिएशन में दो लोग बैठे हैं। उनमें से एक डार्क मैनिपुलेटर है। वो बार बार सामने वाले की आंखों और हाथों की मूवमेंट्स नोट करता है। जैसे ही उसे लगता है कि दूसरा व्यक्ति किसी पॉइंट पर असहज हो रहा है, वो वहीं और दबाव डालता है। नतीजा, वो डील मैनिपुलेटर के हिसाब से शेप हो जाती है। यही प्रोफाइलिंग का असली हथियार है। आप सामने वाले की मनोदशा को डिकोड करके उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रोफाइलिंग के बेसिक्स समझ लें तो न सिर्फ दूसरों के मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स पकड़ सकते हैं, बल्कि खुद भी एक ऑब्जर्वर की तरह हर इंटरेक्शन में ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। अब लेसन 13 को समराइज करते हैं। प्रोफाइलिंग और पीपल रीडिंग डार्क साइकोलॉजी का रीडर है। ये दूसरों की इंटेंशंस और वीकनेसेस को पहचानने का तरीका है, और अगर ये स्किल सही इंसान के हाथ में हो तो ये सेल्फ प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा आर्मर बन जाता है। तो दोस्तों, इस किताब द कंप्लीट गाइड टू डार्क साइकोलॉजी की इस अद्भुत जर्नी में हमने सीखा कि इंसानी दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है। डार्क ट्रायड से लेकर मैनिपुलेशन टैक्टिक्स तक, ब्रेन वॉशिंग से लेकर हिप्नोसिस तक, और आखिर में प्रोफाइलिंग और पीपल रीडिंग तक। ये सब हमें सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये टेक्निक्स खुद में बुरी या अच्छी नहीं होती। फर्क इस बात से पड़ता है कि इन्हें इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस मकसद से कर रहा है। अगर आप इन स्किल्स को जानकर दूसरों से बचते हैं तो ये आपके लिए ढाल बन जाती है, लेकिन अगर आप इन्हें गलत दिशा में ले जाते हैं तो ये हथियार दूसरों की जिंदगी तबाह भी कर सकते हैं। याद रखिए, अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है, और जब आप माइंड गेम्स समझ जाते हैं तो कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता।